वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 9 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 9 दिसंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले और सबसे तेज जानकारी और नए क्वेश्चनों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया। तो दोस्तों, आज का दिन भारतीय इतिहास का सबसे बुरा दिन है, क्योंकि बिपिन रावत जैसे योग्य आदमियों की आज हमारे देश में आवश्यकता है, जिन्होंने हमारे देश का सीना हमेशा ऊंचा रखा। और हमारी स्टडी जोन पीसी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। दोस्तों, उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने महत्वाकांक्षी मून मिशन के लिए 10 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया। इसमें किस भारतवंशी को शामिल किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अनिल मेनन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने महत्वाकांक्षी मून मिशन के लिए 10 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया। इसमें अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन भारतवंशी अनिल मेनन भी शामिल हैं। मिनेसोटा के मिनोपोलिस में जन्मे मेनन वर्ष 2018 में एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का हिस्सा बने थे और डेमो 2 अभियान के दौरान मानव अंतरिक्ष में भेजने के मिशन में मदद की थी। उन्होंने भविष्य के अभियानों के दौरान मानव प्रणाली की मदद करने वाले चिकित्सा संगठन का भी निर्माण किया। पोलियो टीकाकरण के अध्ययन वह भारत में 1 साल रह चुके हैं। इससे पहले 2014 में वह नासा से जुड़े और विभिन्न अभियानों में फ्लाइट सर्जन की भूमिका निभाते हुए अंतरिक्ष यात्रियों का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचाया। वर्ष 2010 में हैती व वर्ष 2015 में नेपाल भूकंप तथा वर्ष 2011 में हुए रेनो एयर शो हादसे के दौरान मेनन ने ही बतौर चिकित्सक पहली प्रतिक्रिया दी थी। नासा ने सोमवार को अंतरिक्ष यात्रियों की नई श्रेणी की घोषणा की। इसमें 6 पुरुष व 4 महिलाएं शामिल हैं। दोस्तों, वायुसेना में मेनन ने बतौर फ्लाइट सर्जन 45वीं स्पेस विग व 173वीं फ्लाइट विग में सेवाएं दी। वह 100 से ज़्यादा उड़ानों में शामिल रहे, क्रिटिकल केयर ट्रांसपोर्ट टीम का हिस्सा रहते हुए इतना ही संख्या में मरीजों का परिवहन किया। वह जनवरी 2022 से अंतरिक्ष यात्री का प्रारंभिक प्रशिक्षण शुरू करेंगे, जो 2 वर्षों तक जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 की हालिया रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
देश रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 की हालिया रिपोर्ट में भारत 82वें स्थान पर पहुंच गया। दोस्तों 2022 में भारत 77वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 74% लोगों का कहना है कि पिछले 3 वर्ष में रिश्वतखोरी बढ़ी है, जबकि दुनिया में यह बात स्वीकार करने वालों की संख्या 60% है। इंडिया करप्शन सर्वे के अनुसार घूसखोरी में राजस्थान सबसे आगे है। यहाँ 78% लोगों ने घूस देने की बात स्वीकार की। दोस्तों महाराष्ट्र में 55% लोगों ने रिश्वत देने की बात कही। वाशिंगटन की संस्था ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के अनुसार भारत में आज़ादी से लेकर अब तक रिश्वत ने 450 अरब डॉलर का नुकसान किया है। पिछले वर्ष भारत में काम करवाने के लिए 54% लोगों ने रिश्वत दी, जबकि पूरी दुनिया की चौथाई आबादी घूस देने में मजबूर है। एशिया में बड़ी मात्रा में रिश्वत लेकर वोट देने की बात भी लोगों ने मानी। दोस्तों 18% की दर के साथ भारत इसमें चौथे नंबर पर, सबसे ऊपर थाईलैंड और फिलीपींस 28% दर के साथ है। वहीं 26% की दर से इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। दोस्तों भारत में 51% लोगों ने कहा कि उन्हें सरकार पर या तो कम विश्वास है या बिल्कुल विश्वास नहीं, जबकि जापान में 56% लोगों ने ऐसा ही कहा। दोस्तों कौन कितना भ्रष्ट है इसका रिपोर्ट में बताया गया। 46% पुलिस महकमा भ्रष्ट है, 46% स्थानीय अफसर भ्रष्ट हैं, 42% विधायक या सांसद भ्रष्ट हैं, 41% सरकारी विभाग भ्रष्ट हैं और 20% जज को इसमें भ्रष्ट बताया गया। दोस्तों भारत में 39% लोगों ने कहा कि उन्हें सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यह एशिया में सबसे ऊंची रिश्वत दर है। नेपाल में यह दर 12%, बांग्लादेश में 24%, चीन में 28% और जापान में 12% पाई गई। लोगों ने माना कि पुलिस, अदालत, सरकारी अस्पताल, पहचान पत्र, बिजली और पानी जैसी सेवाएं बिना घूस के नहीं मिलती। काम के बदले 42% लोगों ने पुलिस को रिश्वत दी। पहचान पत्र और अन्य सरकारी कागजात लेने के लिए 41% लोगों को रिश्वत देनी पड़ी। दोस्तों इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कितनों ने किस राज्य में रिश्वत दी। दोस्तों इस क्रम में राजस्थान पहले नंबर पर है 78%, बिहार 75%, उत्तर प्रदेश 74%, कर्नाटक 63%, तमिलनाडु 62%, छत्तीसगढ़ 57%, मध्य प्रदेश 55%, महाराष्ट्र 55%, गुजरात 48%, बंगाल 46%, दिल्ली 46%। दोस्तों यह रिपोर्ट है इंडियन करप्शन सर्वे 2019। देश में घूसखोर अधिकारी, कर्मचारी, नेता एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में फंसकर उससे लगता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्ट देशों की सूची में
भारत की स्थिति और खराब हुई। हर दूसरे व्यक्ति ने रिश्वत देने की बात मानी। देश में 63% लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह खोला है तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बांग्लादेश में भी 63% लोगों का ऐसा ही महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में किस देश में सबसे अधिक महिला पायलट्स नियुक्त हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जेंडर असमानता देश के कई पेशों में है, लेकिन एविएशन में भारतीय महिलाएं आगे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में दुनिया के सबसे अधिक महिला पायलट्स नियुक्त हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में कुल 17,726 रजिस्टर पायलट्स हैं। इनमें से 2,764 महिलाएं हैं, यानी देश में कुल पायलट्स का 15% फीमेल पायलट हैं। मार्च 2021 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विमानन कंपनियों में 12.4% महिला पायलट थीं। तब से दिसंबर तक इसमें 3% की बढ़ोतरी हुई। वहीं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वुमेन एयरलाइन पायलट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल पायलट्सों की संख्या में महिला पायलट्स की संख्या 5% है। भारत में महिला पायलट्स का प्रतिशत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत पश्चिमी देशों की तुलना में दुगना है। 13.9% महिलाएं घरेलू एयरलाइंस में काम कर रही हैं। भारत में रीजनल एयरलाइंस में सबसे अधिक महिलाएं हैं। रीजनल एयरलाइंस में 13.9, लॉ कॉस्ट एयरलाइंस में 10.9, मुख्य एयरलाइंस में 12.3 और कार्गो एयरलाइंस में 8.5% महिलाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रीजनल एयरलाइंस में बतौर पायलट महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। दोस्तों, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाएं वैश्विक स्तर पर डॉक्टरी पेशा में 44% महिलाएं हैं। 33% महिलाएं एस्ट्रोनॉट्स में, 29% वैज्ञानिक में, 21% इंजीनियर्स में और मात्र 5% महिलाएं पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 50 ETF उतारा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड इस प्रश्न का उत्तर है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी अल्फा 50 ETF बाजार में पेश किया। इसका मानक निफ्टी 50 अल्फा इंडेक्स होगा।
यह एक ओपन एंडेड स्कीम है। इस नए फंड ऑफर में 15 दिसंबर तक निवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ताबूत के आकार की एक मशीन को कानूनी मंजूरी दी जिसकी सहायता से शांतिपूर्ण तरीके से मौत को गले लगाया जा सकता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्विट्जरलैंड ने ताबूत के आकार की एक मशीन को कानूनी मंजूरी दी। इस मशीन की सहायता से लोग मात्र 1 मिनट में बिना दर्द के शांतिपूर्ण तरीके से मौत को गले लगा सकेंगे। इस मशीन को बनाने वाली कंपनी ने यह जानकारी दी है कि मशीन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे इंसान की हाइपोक्सिया और हाइपोकैनिया से मौत हो जाती है। इस मशीन को अंदर बैठकर भी संचालित किया जा सकता है। यह मशीन ऐसे मरीजों के लिए मददगार है जो बीमारी के कारण बोल नहीं पाते हैं या हिल नहीं पाते हैं। इस मशीन को यूजर को अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाना होगा। इसके बाद मशीन का नष्ट होने योग्य कैप्सूल अलग हो जाता है ताकि उसे ताबूत की तरह से इस्तेमाल किया जा सके। आत्महत्या की मशीन बनाने का विचार गैर लाभकारी संस्था एग्जिट इंटरनेशनल के निदेशक और डॉक्टर डेथ कहे जाने वाले डॉक्टर फिलिप निटस्चैक ने दिया है। स्विट्जरलैंड में मदद के साथ आत्महत्या करना कानूनी माना जाता है और पिछले वर्ष 1300 लोगों ने इस सेवा का इस्तेमाल आत्महत्या करने के लिए किया। डॉक्टर डेथ ने कहा कि अगर कोई अप्रत्याशित कठिनाई नहीं हुई तो हम अगले वर्ष तक सार्को मशीन को देश में मुहैया कराएंगे। अब तक का बेहद महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें भरोसा है कि अंत तक इसे क्रियान्वित करने के बेहद करीब होंगे साल के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन से हवा में प्रहार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर का दिनांक 7 दिसंबर का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चांदीपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। बालेश्वर के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से जमीन में हवा से प्रहार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM का मंगलवार को सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल में वेपन कंट्रोल सिस्टम भी है जो हथियारों को नियंत्रित करता है। यह एक साथ कई निशाने पर वार करने में सक्षम है। अपराह्न करीब 3:10 पर पूरी तरह से स्वदेशी ज्ञान कौशल से निर्मित इस मिसाइल को हवा में छोड़ा गया। इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया ताकि वह आसानी से नौसेना में शामिल
ताकि वह आसमानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। दोस्तों 2022 में इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। बताया गया कि भारतीय नौसेना के युद्धपोतों में लगाई जाने वाली स्वदेशी मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम एक साथ 8 मिसाइल तैनात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के लिए असम साहित्यकार नीलमणि फुकन तथा 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मांझी को किस पुरस्कार देने की घोषणा की गई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और 22 के लिए क्रमशः 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा कर दी। 2021 के लिए यह पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन तथा 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मांझी को दिया जाएगा। दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यकार प्रतिभा राय की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्य माधव कौशिक, सैयद मोहम्मद अशरफ, प्रोफेसर हरीश द्विवेदी, प्रोफेसर सुरंजन दास, प्रोफेसर पुरुषोत्तम विल माले, चंद्रकांत पाटिल, डॉक्टर एस मणिवालन, प्रभा वर्मा, प्रोफेसर अस्कर वजाहत व मधुसूदन आनंद शामिल थे। दोस्तों नीलमणि फुकन के बारे में जानते हैं। 90 वर्षीय फुकन मुख्य रूप से कवि हैं। साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। नीलमणि फुकन ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त करने वाले ये तीसरे असमिया लेखक हैं। इनसे पूर्व 1979 में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और 2000 में इंदिरा गोस्वामी असमिया भाषा में यह सम्मान हासिल कर चुके हैं। गौरतलब है इंदिरा गोस्वामी का उपनाम मामोनी रायसोम गोस्वामी है। दोस्तों दामोदर मांझी के बारे में जानकारी 77 वर्षीय कोंकणी लेखक हैं। 1983 में उपन्यास कार्मेलेन कोंकणी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अब तक के दूसरे कोंकणी लेखक हैं। दोस्तों इनसे पूर्व रविंद्र केलेकर 2006 में इस पुरस्कार से नवाजा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी.एम. कुरूप को दिया गया था। दोस्तों बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के लेखक को भी इस पुरस्कार के लिए चुना जा सकता है। अंतिम बार अंग्रेजी भाषा के लिए यह सम्मान 2018 में अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 7 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस को भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों के बीच झंडे वितरित करना और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए धन एकत्र करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसबीएफ के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इत्रा डेविस। दोस्तों उच्च जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसएफबी ने इत्रा डेविस को अपना प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों टॉप एमडी एंड सीईओ, दोस्तों फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शांतिलाल जैन, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं वी वैद्यनाथन, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के एमडी एंड सीईओ हैं रामनाथ कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको को लगातार दूसरे साल शीर्ष 300 सहकारिताओं में कौन सा स्थान मिला? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पहला स्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। दोस्तों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की शीर्ष 300 सहकारिताओं में पहला स्थान मिला। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। टॉप 3 नाम इफको इंडिया, गुजरात कोऑपरेटिव लिमिटेड इंडिया, जैन नौ जापान। जारी करता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आईसीए और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की 4 साल की सजा हुई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी म्यांमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों म्यांमार देश की नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की 4 साल की जेल हुई। दोस्तों म्यांमार की अदालत ने नागरिक नेता आंग सान सू की सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल की सजा सुनाई। दोस्तों आपको बता दूं कि आंग सान सू को 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों म्यांमार के बारे में जानकारी। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। म्यांमार की राजधानी नेपियाडो है। मुद्रा है म्यांमार कयात। राष्ट्रपति वी मिन्नत हैं। प्रधानमंत्री हैं मिन ऑंग हलिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थाट, जो कि म्यांमार से संबंधित थे और म्यांमार के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 7 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, 2021 की थीम थी वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनेक्स 21 का अनावरण कहाँ किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन डी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 7 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में पैनेक्स 21 का अनावरण किया गया। पैनेक्स 21 बिम्स्टेक के सदस्य देशों के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन 20 से 22 दिसंबर तक पुणे, महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने 350 सप्ताह तक शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच इस प्रश्न का सही उत्तर है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सोमवार को एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर 350वां सप्ताह बिताया। दोस्तों, जोकोविच 3 फरवरी 2020 को नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। इस साल 8 मार्च को उन्होंने रोजर फेडरर के शीर्ष स्थान पर 310 सप्ताह तक रहने का रिकॉर्ड तोड़ा। जोकोविच ने पीट सम्प्रास को 6 बार पीछे छोड़ते हुए 7वीं बार नंबर 1 के तौर पर वर्ष का समापन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच प्रत्येक प्रारूप में जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी विराट कोहली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले खिलाड़ी बने कोहली। बतौर खिलाड़ी कोहली की मौजूदगी में प्रत्येक प्रारूप में भारत की 50 जीत हुई। प्रारूप है टेस्ट मैच में 97 मैच खेले विराट कोहली ने जीत दर्ज किया 50। वनडे में 254 मैच में खेले और खिलाड़ी के तौर पर 153 मैच जीता। T20 में 95 मैच खेले और खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने 59 जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत का निधन किस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी MI-17 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए सबसे दुखदपूर्ण दिन रहा। भारत के पहले CDS बिपिन रावत का तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया। बिपिन लक्ष्मण सिंह राव, जिन्हें हम जनरल बिपिन रावत के नाम से जानते हैं, वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था।
जनरल रावत की माताजी परमार वंश से थी। इनके पूर्वज हरिद्वार जिले के मायापुर से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसे थे, जिसके कारण परसारा रावत कहलाए। दरअसल रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो राजपूतों के गढ़वाल के शासकों ने दिया था। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में 1978 से कैरियर की शुरुआत की। रावत ने देहरादून में कैवरीन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। यहाँ उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे फोर्ट लीवनवर्थ अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के ग्रेजुएट भी रहे। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एम.फिल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 61 वर्षीय को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया था। वे 65 साल की उम्र में इस पद पर रहने वाले थे। दोस्तों, इस पद को बनाने का मकसद यह है कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में सही तरीके से इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा सके। दोस्तों, रावत दिसंबर 1978 में कमीशन ऑफिसर गोरखा राइफल्स बने थे। वह 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने और उन्हें पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव रहा। खास बात यह है कि रावत उसी यूनिट गोरखा राइफल्स में पोस्ट हुए जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। इन पदों पर रावत रहे ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOCC सदर्न कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी एंड डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, सीनियर इंस्ट्रक्टर इन जूनियर कमांड विंग, कमांडर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स मल्टी नेशनल ब्रिगेड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों, बिपिन रावत को निम्न सम्मान मिले: परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। दोस्तों, काबिलियत सरकार, दोस्तों इनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वे मुश्किल हालातों में इंसर्जेंसी वाले क्षेत्रों में काम करने वाले क्षेत्रों में बेहद काबिल अफसर थे। इसी कारण उन्हें 2016 में 2 सीनियर अफसरों पर उन्हें तरजीह दी गई और चीफ आर्मी बनाया गया। बात जून 2015 की है, जब मणिपुर में हमारी सेना पर आतंकी हमला हुआ। 18 सैनिकों की शहादत से देश में उबाल था। उस दौर में संयोग से 21 पैरा थर्ड क्राफ्ट के कमांडर बिपिन रावत ही थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत पर आँच आती है तो क्या होता है। इस यूनिट के पैरा कमांडो ने सरहद पार करके म्यांमार में ऑपरेशन किया और NSCN आतंकी ग्रुप के 60 में से ज्यादा आतंकियों को उनकी माद में घुसकर ढेर कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतों का जवाब उन्होंने अपने अंदाज में दिया। 29 सितंबर
16 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने रातों रात ऑपरेशन किया। कई आतंकियों के साथ पाकिस्तान सैनिक भी ढेर कर दिया। यह हमारे उरी और सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमलों का जवाब था। दोस्तों, ये हैं बिपिन रावत, जो अब हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, स्टडी जोन पीसी की तरफ से श्रद्धांजलि। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, सबसे पहले, सबसे तेज नए क्वेश्चनों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। सब्सक्राइब का बटन, रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।